जय हिंद प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और बड़े ही शानदार अंदाज में अपनी तैयारी में एकदम जी जान से जुटे हुए। आशा करता हूं बड़ी ही मेहनत और शिद्दत के साथ आप सभी तैयारी में जुटे हैं। जो आपको एक बार समय मिला है पढ़ाई करने का, तैयारी करने का, उसकी महत्वता को समझते हुए आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर लगा रहे होंगे। और आज के कंपटीशन भरे दौर में केवल सिलेक्शन लेना तभी संभव है जब आप पूरी ताकत इस कंपटीशन की तैयारी के लिए झोंक दें। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। शुरू करते हैं क्लास को एक क्वेश्चन के साथ। और कल की क्लास से मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए, विस्थापन एक कैसी राशि है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है? बताइए सभी, डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट एक कैसी राशि है? ये सदिश है या अदिश है? इस बात का जवाब आपको देना है। थोड़े कमेंट बड़े कर दो भाई। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र हैं, हेमंत हैं, ऋतिक हैं, आयुषी हैं, कंचन हैं, अभिषेक हैं, ऋतु हैं, प्रिंस हैं और अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक, सुनील, सुजीत, साहिल, सचिन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार नमस्कार। और अमन, एकदम मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। सदिश राशि है, आप सभी कह रहे हैं कि विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो बड़ा ही शानदार जवाब है और बिल्कुल सही जवाब है। 99% तकरीबन बच्चों का सदिश ही आ रहा है। किसी का कोई तुक्के में अदिश आ रहा होगा कि जिन्होंने कल की क्लास ली ही नहीं है, नहीं तो जिन्होंने रिवाइज भी नहीं की होगी उनको भी ये प्रश्न तो याद होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो, तो कल की क्लास में हमने देखा लंबाई के बारे में, लेंथ के बारे में, और हमने बड़े अच्छे से सीखा कि लंबाई को कब तो दूरी कहते हैं और कब विस्थापन कहते हैं, कब डिस्टेंस कहेंगे, कब डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फिर हमने दो क्वांटिटी देखी, दो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बनती हैं, यानी कि जो बनती हैं विस्थापन से और आपके दूरी से। लेकिन हम एक बात पे लास्ट में आके अटक गए थे, मैंने उस बात को छोड़ दिया था कि चाल और वेग यानी वेलोसिटी और स्पीड में कौन सदिश है कौन अदिश है, इस बात पे लाके मैंने रोक दिया था। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलें इस बात को कि सदिश अदिश को कैसे पहचानें। देखो, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि जिसके पास दिशा है या जिसके पास दिशा नहीं है, लेकिन हर एक राशि में इस बात को पहचानना हमारे लिए हल्का सा मुश्किल हो जाता है। और डायरेक्ट रटना तो कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा सीखने में, दिमाग लगेगा, लेकिन इस तरीके को सीख गए तो सदिश और अदिश में कभी भी तुम गलती नहीं करोगे। आओ देख लेते हैं वो तरीका। तो इसको चाहो आप नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के। चलो, अब मुझे तुम मैथ के कुछ बेसिक ऑपरेशन बताओ। एक बार तुम्हारा मैथ में जांच लूं। मुझे सभी बताओ कि जब प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो क्या उत्तर आता है, या प्लस का भाग प्लस में करते हैं तो क्या उत्तर आता है। जल्दी जल्दी सभी एक बार बताते रहिए, देख लें कि विज्ञान के साथ साथ तुम्हारी मैथ की तैयारी कैसी चल रही है। कास्ट को लेकर कंफ्यूज हैं? बताएं सर, बताओ भाई क्यों, क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन पूछो, प्रॉपर क्वेश्चन पूछो एक बार में, है ना। कास्ट को लेकर क्या कंफ्यूजन है ये बताओ। अब ओमी, शाहरन, आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया करिए। देखो, लगभग वैसे तो 95% बच्चों को बढ़िया समझ में ही आ रहा है। किसी 5% को नहीं समझ आ रहा है तो हल्का सा आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लो और एक दो बार रिवाइज कर लो, निश्चित तौर पर समझ में आ जाएंगे। तो प्लस 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 होता है, ये सब जानते हैं ना, ठीक है। जो नहीं जानते वो लिख लो कि प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आएगा और डिवाइड करोगे तो भी प्लस आएगा। अच्छा, अगर आप प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? तो याद रखना माइनस आएगा। या प्लस का भाग आप माइनस में करेंगे तो आंसर माइनस आएगा। अगर आप माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो उत्तर माइनस ही आएगा। माइनस का भाग प्लस में करेंगे तो भी उत्तर माइनस ही आएगा। बट अगर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो उत्तर प्लस आएगा। ऐसे ही अगर आप माइनस का भाग माइनस में देंगे तो उत्तर प्लस ही आएगा। यानी कि जो ऑपरेशन गुणा के साथ होते हैं वही भाग के साथ हैं। अब जिनको कंफ्यूजन होता है इसे भी याद करने में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ कुछ बच्चे गलत भी आंसर कर रहे हैं, हालांकि ये तो मैथ का पार्ट है, तो मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं
कि देखो जब दो समान चिन्हों की गुणा या भाग होगा, जब जब दो सेम टाइप के सिंबल्स की मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, जैसे ये सेम टाइप का सिंबल है, यहां भी सेम टाइप का सिंबल है, सेम का मतलब प्लस और प्लस सेम है, माइनस और माइनस सेम है, तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, जब भी सेम टाइप के सिंबल का कोई भी ऑपरेशन होगा, सेम टाइप के सिंबल आपस में कुछ भी करेंगे, ये सेम टाइप के सिंबल हैं, ये भी सेम टाइप के सिंबल हैं, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। लेकिन जब अलग अलग टाइप के सिंबल्स के बीच में कोई भी काम होगा, जैसे प्लस का माइनस के साथ या माइनस का प्लस के साथ, तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। यह हालांकि मैथ का पार्ट है। अब हमारा इससे यहां क्या लेना देना है, सुनो। आपको क्या करना है कि आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि हम सदिश को, यानी कि जो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनको हम माइनस लेके चलेंगे। जब भी सदिश राशि होगी तो उसकी जगह आप माइनस लिखा करना। ठीक है, और जब भी कोई अदिश राशि होगी, जब भी कोई अदिश राशि होगी यानी कि स्केलर क्वांटिटी हो, तो उसकी जगह आप प्लस लिखा करना। ठीक है, एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि मतलब इससे बाहर कभी कोई सदिश सदिश नहीं जाएगी, हमेशा आपका ठीक आंसर लगेगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ आप एक चीज और याद करो कि जितने भी मूल मात्रक हैं, जितने भी मूल मात्रक यानी कि जो भी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जितने भी मूल मात्रक होते हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये सारे के सारे अदिश ही होते हैं, यानी कि स्केलर ही होते हैं। जितने भी मूल मात्रक होते हैं ये सारे के सारे अदिश लिए जाते हैं। बस तो इतना बताओ कि हाँ भैया ये मेरी समझ में आ गया। हालांकि इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं, ये तो मैथ का काम है और इतनी सी बातें बस आपको याद रखनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि चाल कैसी राशि है और वेग कैसी राशि है। बताइए। तो देखो चाल और वेग का फिर मैं आपको बताता हूं। एक बार आप इतना बताओ कि हाँ ये हमें अच्छे से क्लियर है। एक बार हम सब करेंगे और नोट भी करते रहो साथ में। बहुत बढ़िया, हालांकि एकदम जबरदस्त आंसर आप सभी के आते हैं, वेरी गुड। यूट्यूब पे नहीं होंगी भाई अब क्लास, जिन्होंने पेड कोर्स लिया है अब उनके लिए एप्लीकेशन पे होंगी, यूट्यूब पे एज ए डेमो होती है बस। चलो सभी को आ गया, यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा जैसे चाल एक कैसी राशि है, ठीक है, तो चाल और वेग जहां मैंने लिखाए हैं उसी पन्ने पे पहुंच जाओ। मुझे बताओ चाल का मात्रक क्या है। चाल यानी कि स्पीड का मात्रक। तो आप कहोगे कि चाल का जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे यह बताओ कि मीटर किसका मात्रक है, भाई लंबाई का मात्रक है ना, लंबाई का मात्रक है। तो अच्छा चलो और लो, आसान कर लो, इसको आसान कर लो, मात्रक मत लिखो, आप क्या करो इसका सूत्री लिख लो, सूत्री लिख लो बिल्कुल बेसिक। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये बताओ कि डिस्टेंस एक कैसी राशि है, दूरी एक कैसी राशि है। तो कल ही हमने सीखा अदिश है, और अदिश के लिए क्या लगाओ, प्लस। समय कैसी राशि है, भैया समय तो सीख ही नहीं है, अरे मूल मात्रकों में आ रहा है समय, और जितने भी मूल मात्रक हैं सारे के सारे अदिश हैं, तो मूल मात्रक को क्या लोगे, प्लस ही लोगे। तो प्लस में प्लस का भाग करोगे, उत्तर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो प्लस का मतलब क्या है, अदिश राशि, यानी कि चाल एक कैसी राशि हुई, तो आप कहेंगे जी भैया चाल एक अदिश राशि हुई, चाल एक अदिश राशि हुई, यानी कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हुई। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि कैसे हम प्लस माइनस की मदद से किसी राशि के अदिश और सदिश होने का पता लगा सकते हैं। जरा बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई, बताओ। बहुत बढ़िया, तो सभी का आंसर हो गया कि जी आंसर आ रहा है अदिश, आप सभी ने पहले निकाल के रख दिया, बहुत बढ़िया। अब तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ वेग कैसी राशि है, वेग यानी कि वेलोसिटी।
तो तुम कहोगे भैया वेग होता है विस्थापन बटे समय, वेग है आपका विस्थापन बटे समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है? तो आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? विस्थापन एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को माइनस में लिखते हो। और ये कैसी है? समय। अभी बताया हमने एक अदिश राशि है, स्केलर है, तो प्लस लिखेंगे, और माइनस में प्लस का भाग करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस का मतलब है कि ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहानी खत्म। आज के बाद आपको कभी भी ये रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भैया एक बार बता दो कि मुझे ये मेथड सदिश और अदिश निकालने का बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। बस आपको क्या होगा ना कि कुछ कुछ बेसिक राशियों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे भाई मूल राशियां सबको पता है कि मूल राशियां जितनी भी हैं सारे के सारे अदिश हैं, स्केलर हैं। बाकी और 2-4 राशियों की जानकारी होगी तो सारी राशि बन जाएंगी। एक बार नोट करिए, थम्स अप करिए, फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सभी के मैसेज एप्लीकेशन में आते हैं। एप्लीकेशन में केवल आपको अपना ही मैसेज दिखेगा और किसी का मैसेज नहीं दिखेगा, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। और पता है एक मजे की बात बताऊं मैं आपको कि एप्लीकेशन में जो आप कमेंट कर रहे हो ना, इसका हम लोगों को पैसा देना पड़ता है। मतलब जो कंपनी ऐप हमें बना के दे रही है उसका पैसा देना पड़ रहा है। तो सोचो कि कोई चीज़, ये मैसेज को ना ऐसे ही वेस्ट मत करना, इसका हमें पेमेंट करना पड़ता है। चलो बहुत बढ़िया, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, है ना। देखो ये तो सबको समझ में आ गए होंगे, है ना। ये तो बेसिक ऑपरेशन है। तुम्हें बस क्या याद रखना है कि सदिश को माइनस लिखो, अदिश को प्लस लिखो। और एक बात याद रखो कि जितने भी मूल मात्रक या मूल राशियां हैं सारी की सारी वो अदिश हैं। अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि चाल एक कैसी राशि है, स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है, तो तुम्हें बस उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है ना तो तुम भाई उसका मात्रक निकाल लोगे, उसकी विमा निकाल लोगे, उसकी परिभाषा बना दोगे, सदिश या अदिश है ये भी बता दोगे। तो केवल तुम्हें फॉर्मूला याद है तो सारी चीजें याद हैं। तो चाल का फॉर्मूला है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी एक अदिश राशि है, अदिश को प्लस लोगे, समय भी एक अदिश है, उसको प्लस लोगे, यानी ये दोनों स्केलर हैं, प्लस लिए। प्लस 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 ही होता है, प्लस का मतलब कोई राशि आ रही है तो वो अदिश है, ठीक है। वेग यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश को माइनस लेना है, वेक्टर को माइनस लेना है। इसके लिए बता दिया प्लस लेना है, माइनस में प्लस का भाग करोगे माइनस ही आएगा, और माइनस का मतलब ये एक सदिश राशि है, ठीक है। बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, वेरी गुड। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अब दोबारा से समझ में आ गई होंगी, ठीक है भाई। अगर हाँ तो फिर हम इस चैप्टर की 5वीं राशि पे बढ़ जाते हैं। 4 राशियां हमने पढ़ ली हैं, कौन कौन सी? हमने दूरी पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिया, वेग पढ़ लिया, चाल पढ़ ली, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी हमने पढ़ ली है। अब हम इस चैप्टर की 5वीं राशि पे जाते हैं जिसका नाम है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, और इसे हम छोटे ए से दिखाते हैं। जैसे मीटर के लिए छोटा एम यूज करते हैं तो इसके लिए हम छोटा ए यूज कर लेते हैं। अब देखो भाई त्वरण क्या होता है, इसको हटा लेते हैं ताकि इसकी परिभाषा बन सके। देखो मान के चलो तुम बैठे हो, सर वेग बराबर विस्थापन बटे समय है, ये कैसे जाने? चितरंजन जी कल की क्लास से जाने। अगर आपको मेरी क्लास में कोई भी बात ऐसी लगे कि आप उससे अनजान हैं तो निश्चित तौर पर आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी बच्चा बीच में से मत जोड़ो। मेरी हर एक क्लास पिछली क्लास से लिंक है, इसलिए आप अच्छे से पहली दोनों क्लासों को देखें। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो बच्चे 2 क्लास नहीं देखेंगे शुरू की उनको आगे चल के परेशानी होगी। तो जो भी बच्चे पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो एक बार अच्छे से देख के आओ, चुटकियों में समझ में आ जाएंगे। कोई दिमाग ही नहीं लगाना, इतनी आसान मैंने चीज़ों को बनाया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल यूनिट है तो ये पॉजिटिव होगी। भाई यार ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों कर रहे हो? जब मैंने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी एक नेगेटिव ली जाएगी,
लंबाई को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे उनको मत काउंट करो लंबाई को, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन मत बनाओ, जो है वो उसको ऐसे एज इट इज बोल दो, ठीक है। चलो, अब ये त्वरण का मतलब क्या है? त्वरण का मतलब ये है कि जैसे तुम जा रहे हो बाइक पे, तुम्हारा दोस्त चला रहा है, तुम्हें अचानक से सड़क पे कुछ दिखा, तुम कहोगे अपने दोस्त से एक्सीलेटर दे दे, तुम्हारा दोस्त भी करा देगा। क्या क्या दिखा? आखिर कोई स्कूटी दिखी होगी, ओ भाई तुम्हारे दोस्त ने एक्सीलेटर दे दिया, तो कहते हो कि नहीं तुम एक्सीलेटर दे दे, क्यों हरीश कहते हो एक्सीलेटर? तो एक्सीलेटर का मतलब क्या है? एक्स, हालांकि वो एक्सेलरेटर होता है और इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। हिंदी में अगर तुम उसको बोलो तो तुम ये कहोगे या मोटरसाइकिल है त्वरित कर दे, तो त्वरित का मतलब हो गया वहां पे वेग का बढ़ाना। तुम यही तो कहना चाह रहे हो कि वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे भैया। अच्छा, ब्रेक आ गए तो ब्रेक लगाते तुम उसके कंधे दबाओगे, जैसे कि तुम कहना चाह रहे हो ब्रेक लगा दे। तो जब तुम स्पीड को बढ़ा रहे, वेलोसिटी को, सॉरी, जब तुम वेग को बढ़ा रहे हो या वेग को घटा रहे हो ब्रेक लगाने में, इसी को हम बस त्वरण कहते हैं, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो त्वरण की परिभाषा क्या है? कि तुमने वेग का परिवर्तन किया, वेग का परिवर्तन किया, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी किया, चेंज इन वेलोसिटी किया, या तो घटाया होगा या तो बढ़ाया होगा, और ऐसा होने में कितना समय लगा, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। भैया परिभाषा लिखवा दो। अरे परिभाषा तुम खुद से लिखो भाई, मैंने क्या बताया था कि जब भी समय का भाग लगे, जब भी समय का भाग लगे उसको हम क्या बोलते हैं? दर कह देते हैं। तो जब भी वेग परिवर्तन के साथ समय का भाग है तो आप क्या कहेंगे कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को आप कहोगे त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि आप कहोगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेल, या रेट ऑफ चेंज इन, इंग्लिश में लिखेंगे रेट ऑफ। ये तो सीखा था हमने कि जब भी समय का भाग लगेगा हम क्या बोल देंगे? बस रेट उसके नीचे लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब फिर से वही बातें कि इसका मात्रक बताओ, इसकी विमा बताओ। तो अगर हमारे पास सूत्र है तो मात्रक हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। अब हम रटेंगे नहीं, वादे के अनुसार हर एक मात्रक को निकालना सीखेंगे। कैसे? ऐसे देखो कि तुम रखो वेग का मात्रक। भाई वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मीटर प्रति सेकंड, है ना। ये वेग का मात्रक है। सुनो, मैंने अभी समय का मात्रक नहीं लिखा, मैंने बस वेग का मात्रक लिखा है। मैंने वेलोसिटी की यूनिट लिखी है। वेग की जगह मीटर प्रति सेकंड और समय की जगह क्या लिख दोगे? एक और सेकंड आएगा, तो 2 सेकंड नीचे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और अगर इसको तुम ऊपर लेके जाओगे तो ये कितनी हो जाएंगी? सेकंड की पावर -2 हो जाएंगी। तो ये हो गया मीटर सेकंड की पावर -2। आई बात समझ में? अब इसकी विमा क्या होती है? तो फिर से वही है कि हम रटेंगे नहीं, हम चीजों को सीखेंगे। और भाई विमा निकालनी तो अब आप लोग सीख ही गए होंगे। मीटर की जगह लिखो L, समय की जगह लिखो T, इसकी पावर -2 है तो -2 लिख दो, हो गया टक से काम। भैया सदिश और अदिश बता दो। अरे मेरे लाल तुम खुद देखो, खुद देखो एक बार। सदिश और अदिश के लिए एक बात बताओ कि वेग कैसी राशि थी? पीछे हमने देखी, वेग यानी वेलोसिटी एक सदिश राशि थी। तो सदिश को क्या लेंगे? सदिश को आप माइनस लेंगे, और समय एक अदिश राशि है, तो अदिश को क्या लोगे? समय एक अदिश राशि है, यानी टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको प्लस लोगे। तो माइनस में प्लस का भाग करके माइनस आ गया। माइनस का मतलब क्या होता है? जो राशि माइनस आ रही है तो वो सदिश है, यानी कि वेक्टर है। अब एक बार बताओ कि हाँ, मुझे ये सारी चीजें
अच्छे से समझ में आ गई हैं। इसकी मदद से मैंने मात्रक भी निकालना सीखा, मैंने विमा भी निकाली और मैंने सदिश सदिश भी सीख लिया। अब बताओ एक बार, फिर एक और बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगा, बहुत बढ़िया, सभी के एकदम जबरदस्त आंसर हैं। सविता, टिंकू, ये वो बच्चे हैं जो अच्छा आंसर कर रहे हैं, जिन्होंने राशि बता दी सदिश है। वेरी गुड सुनील कुमार, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। जूली वेक्टर, वेरी गुड। और सुशील, बहुत बढ़िया। वेग का मात्रक वाला, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है भाई। देखो भाई, जिन्होंने आज बैच लिया है, अभी एक बच्चा कह रहा है कि मैंने आज ही बैच लिया है, भाई नहीं समझ में आएगा आपको आज बैच लिया है तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब, आप पिछले 3 दिन की क्लासेस देखो, कंटिन्यू क्लासेस लो, तब आपको समझ में आएगा, बीच में समझ में नहीं आएगा। और मैं वादा करता हूं कि जब तुम 3 दिन की क्लास ले लोगे ना, ये आपको टक से समझ में आएंगी, बहुत आसान चीजें हैं। बहुत बढ़िया, तो सभी को समझ में आ गया और सभी ने कह दिया कि ये एक सदिश राशि है। इस चक्कर में पढ़ो ही मत कि आपको हमारे मैसेज दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। मैं कुछ कॉमन डाउट्स हैं अभी बता देता हूँ, बार बार मैं उन पे ना अपना समय व्यर्थ करूंगा ना उन बाकी बच्चों का जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस ना हो। सबके यहाँ कमेंट दिखते हैं, सभी का नाम ले पाना बिल्कुल असंभव है, और नाम मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होगा। आप कोशिश करिए नाम आपका आपके माँ बाप लें, किस तरह लें, औरों से लें कि आज हमारे बच्चे या बच्ची का सिलेक्शन हो गया है, सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ेगा। बाकी आजकल मैंने देखा है, जैसे शायद ये कुछ अपना नाम बुलवाने वाली जो व्यथा है, जो ये ज़्यादा चल रही है इंस्टाग्राम पे, मैं देखता हूँ कि बच्चे उतना समय पढ़ने में नहीं लगाते जितना रील बनाने में लगाते हैं। अपना हर कोई बस पढ़ता हुआ दिखा रहा है कि आज मैं पढ़ रहा हूँ, आज ये कर रहा हूँ, कल ये कर दूंगा, पड़ोसी में गोली मार दूंगा। भाई कुछ नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ। आप सिलेक्शन ले रहे हैं ना, आप नौकरी ले रहे हैं, वो अपने लिए ले रहे हैं, किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। तो अभी से इस चीज़ के प्रति एक ऐसा ईगो मत बनाओ, ऐसा घमंड मत बनाओ कि जब तुम नौकरी लेके आओ और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें सल्यूट ना करे तो तुम्हें बुरा ना लगे। कोई परिवर्तन नहीं होगा, दुनिया वैसी रहेगी। हालांकि देखो, नौकरी ले लोगे तुम, बहुत कुछ बदल जाएगा, तुम्हारी अपनी स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन दूसरों से कोई बहुत बड़ी उम्मीद मत रखो। और दूसरा, ये बात पहले कभी मत बोलो कि मैं नौकरी ले लूंगा तब कह दूंगा, नौकरी ले लूंगा तब ये कर दूंगा, ये कभी मत कहो। अगर तुम एक सफल जिंदगी जीना चाहते हो तो अपनी सक्सेस जो है ना, अपनी सफलता और अपनी नेक्स्ट मूव, आगे तुम क्या करना चाहते हो उसको सीक्रेट रखना, टॉप सीक्रेट। किसी को शेयर ही मत करना, किसी से कुछ मत कहना, ठीक है। दिखावे के चक्कर में बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर देखो ये दुनिया, मैं इस ब्लैक बोर्ड को, इस स्क्रीन को मैं एक दुनिया कह रहा हूं ना, तो ये तुम हो बताओ। और ये नहीं, इसका 1000 और करोड़वां हिस्सा तुम और मैं हैं। अब मेरे और तुम्हारे कुछ भी करने से, एक नौकरी लेने से भला क्या ही दुनिया पे फर्क पड़ेगा, सोचो जरा। हालांकि हम पे बहुत पड़ जाएगा, मेरे परिवार की स्थिति अच्छी हो जाएगी, मेरा आने वाला भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन उसमें हमें उसके चक्कर में ऐसा नहीं करना है कि एकदम ऐसे समझ लें कि अब तो पूरी दुनिया मेरे चरणों में झुक के सलाम करे, जैसे ही मैं जाऊं तो पूरे गांव में दीप जलाए जाएं, देसी घी के दिए जलाए जाएं। ये सब चीज़ें नहीं है। तो इन चीज़ों को छोड़ो कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे, वो क्यों नहीं ले रहे, है ना। पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करेंगे। चलो, अब देखो एक बात आएगी, वो आपसे पूछेगा कि जो आप कह रहे हो वेग का परिवर्तन, वेग परिवर्तन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। अब भाई वेग परिवर्तन में तो कुछ भी हो सकता है, घटना भी बढ़ना भी। वेग आपका, वेलोसिटी आपकी घट भी सकती है और वेलोसिटी आपकी बढ़ भी सकती है ना। वेग आपका घट भी सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और ये बढ़ भी सकता है, यानी कि इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो वेग आपका घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब देखो, अगर वेग घटेगा, पहले घटना देख लो। अगर वेग घटेगा तो उसको हम त्वरण की जगह ऋणात्मक त्वरण कह देंगे, है ना। बस ये याद रखना कि वेग अगर घटेगा तो उसे हम ऋणात्मक त्वरण कहेंगे, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। और निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम मंदन भी कहते हैं, यानी कि रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन। और अगर वेग बढ़ा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम या तो धनात्मक त्वरण कहते हैं। अगर वेग बढ़ा तो उसको हम धनात्मक त्वरण यानी कि
पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या साधारण भाषा में उसको हम खाली त्वरण ही कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ही कह देते हैं। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इंग्लिश में, है ना। चलो सर, आपने नौकरी ली नहीं है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात तुम कह रहे हो, क्योंकि मैंने सरकारी नौकरी नहीं ली है तो शायद मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ। चलो, और शायद वहीं से मैं इस बात को कह पा रहा हूँ, है ना। माफ़ी चाहूँगा आपकी भावनाओं को आहत करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो इसको अच्छे से नोट करो। एग्जैक्टली सवाल यही आएगा कि बताओ निम्नलिखित में से मंदन किसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से रिटार्डेशन किसे कहा जाता है। तो रिटार्डेशन कहा जाता है, मंदन कहा जाता है ऋणात्मक त्वरण को। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, एक नए टॉपिक पे चलें। बहुत बढ़िया गोलू, मेहनत करिए, इस बार निश्चित तौर पर आपका एग्जाम निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। पहले वेग घटेगा फिर घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कभी बढ़ भी सकता है, शुरू में घट भी सकता है, पहले घटे फिर बढ़े, उस बात से कोई फर्क नहीं है। देखो, आप विज्ञान पढ़ रहे हो, मैं मानता हूं कि आपका मन करेगा कि मैं ये भी सोचूं वो भी सोचूं, लेकिन हमारे ना सिलेबस लिमिटेड है, हमारी समझने की क्षमताएं सीमित हैं। इसलिए कोशिश करना किसी स्क्रीन पे जो लिखा है उसमें से तो क्या समझ नहीं आया, बस आपको बस इतना कर लेना। अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लेना। अगर आप सोचते हैं कि इस क्लास में रॉकेट साइंस सीख जाएं तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपका वेग परिवर्तन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। अब एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक आता है जिसका नाम है गति के समीकरण। गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। बड़ा ही प्यारा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, गति के समीकरण क्या होते हैं। तो मान के चलिए कि भाई आप किसी गति से चल रहे हैं, ठीक है। आपका दोस्त आया और आपसे कहेगा कि रे चले क्यों ना तेज चल, आपको धक्का दे देगा तो आपकी गति और बढ़ जाएगी। अच्छा, जब मान लो आपकी गति बढ़ी तो उस उतनी देर में आप कुछ दूरी भी तय कर रहे होंगे। आपका वेग बढ़ा है तो एक्सेलरेशन भी आएगा, और इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ समय भी लगेगा। तो इन चीजों को हम सिंबल की मदद से दिखाते हैं, प्रतीकों की मदद से दिखाते हैं। प्रतीक क्या है? किसी भी वस्तु का जो शुरू का वेग होगा, जो उसका प्रारंभिक वेग होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होगी, हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि उस प्रारंभिक वेग को हम u से दिखाएंगे। और अगर किसी वस्तु का कोई अंतिम वेग है, मान लो तुम ये कहो कि भाई कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और लगातार अपने वेग को बढ़ा रही है 20 सेकंड तक, तो 20 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा, तो उसको हम अंतिम वेग कह देंगे। तो किसी भी वस्तु के अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से दिखाएंगे। उसके बाद अगर वेग घटा है या बढ़ा है तो इस प्रक्रिया में कोई त्वरण भी आया होगा, वो अलग बात है कि ये प्लस में आया हो या माइनस में, वो तभी देखेंगे। इतने समय में उस वस्तु ने कुछ लंबाई भी तय की होगी, विस्थापन भी किया होगा, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और उसको हम s से दिखाएंगे, है ना। और साथ ही इस प्रक्रिया में कुछ समय भी लगा होगा, कुछ टाइम भी लगेगा, तो टाइम को हमेशा हम t से दिखाएंगे। अब एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है गैलीलियो। जी हाँ, बड़े लोगों को सुन के दर्द लगेगा, क्योंकि अक्सर जब भी गति की बात आती है तो आपकी जुबान पे सिर्फ एक नाम आता है और वो नाम है न्यूटन जी का। लेकिन ऐसा नहीं है, गति के समीकरण न्यूटन जी ने नहीं दिए थे, गति के नियम दिए थे न्यूटन जी ने, लॉज ऑफ मोशन दिए थे न्यूटन जी ने। अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं, गति की समीकरणों की बात करते हैं, तो ये हमें दिए हैं गैलीलियो साहब ने। एक बड़ा ऐसा सवाल है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलती करते हैं कि भाई गति के समीकरण किसने दिए, तो ये हमें गैलीलियो साहब ने दिए हैं। गति के समीकरण क्या हैं? तो इन पांचों राशियों के बीच में ये संबंध बताते हैं, ये एक रिलेशन बताते हैं इन पांचों
पैरामीटर्स के बीच में। क्या क्या रिलेशन है देखिए। पहला रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं गति का पहला समीकरण। सीधा सीधा सवाल आएगा कि इनमें से कौन एक गति का प्रथम समीकरण है। फर्स्ट इक्वेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? तो आप कहेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस ए टी। एज इट इज याद रखो, एज इट इज। ये गति का पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, एज इट इज। इसको छाप लो बिल्कुल अपने खून के WBC RBC में, हर जगह इसको सेट कर लो। सवाल आएगा ऐसे ही, गति का दूसरा समीकरण क्या है? तो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं कि भाई दूसरा समीकरण जो है, सेकंड इक्वेशन जो है, ये है s बराबर यू टी प्लस 1/2 a गुणा टी का स्क्वायर। एज इट इज याद रखो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। एक तीसरा समीकरण आएगा आपका, थर्ड इक्वेशन आएगी आपकी, और वो रहेगी v स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया जी तीसरा समीकरण। क्या हम इसको तीसरा बोल सकते हैं? क्या हम इसको दूसरा बोल दें? ना, आप इसको एज इट इज बोलो। भैया इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है यार, v बराबर u प्लस ए टी की कोई डेफिनेशन नहीं है। और कभी ना आपको मुझसे शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा कि इस चीज की डेफिनेशन भी लिखो या इस चीज का फॉर्मूला भी लिखो। जो जहां है वो प्रॉपर लिखा मिलेगा, हैंड रिटन सारी सब कुछ चीजें दे रहा हूं। बस रिक्वेस्ट है आप फोकस करो कि ये देखने में कि जो स्क्रीन पे लिखा है वो समझ में आ गया कि नहीं। आपको कभी शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा मुझसे, है ना। अपने मन में कोई शंका मत रखो कि मैं कुछ आधा पढ़ा रहा हूं, कोई टॉपिक छोड़ रहा हूं। जितना स्क्रीन पे है बस आप ये सोचो कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस। चलो, तो एक बार बताएंगे कि हाँ मैं इन्हें एज इट इज ऐसे ही याद रख लूंगा। भाई जिनको पढ़ाई करने के बाद भूल जाते हैं वो अच्छे से बेहतर तरीके से अपना रिवीजन करो, है ना। ये हर आदमी के साथ है। आपको कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि जिसने एक बार देखा हो और उसको याद हो गए हो। हर आदमी किसी ना किसी चीज को भूलता है। मतलब आज पढ़ोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे। उसके लिए क्या करो, रिवीजन करो। बस जिसको याद है ना, भाई मुझे क्यों याद है, सीधी बात है, क्योंकि मैंने इनको 20 बार पढ़ा लिया, 20 कोर्सों में पढ़ा दिया होगा, 20 जगह पे पढ़ा दिया होगा, इसलिए मुझे याद है। और कोई कारण नहीं है। पहली बार जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे भी याद नहीं थे। मैं भी बस पहली बार सबसे पहली बार हर आदमी यही करता है कि पहले वो खुद तैयारी करते हैं फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो किसी चीज को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो मल्टीपल रिवीजन करो, जितना हो सके। बहुत बढ़िया। तो इसको याद कर लेंगे। एक तो एज इट इज सवाल आएगा कि इनमें से गति का पहला समीकरण कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। अब देखो कभी कभी ना घुमा के सवाल दे देता है। जैसे वो आपसे पूछेगा, एक घुमा के सवाल आएगा। मैं हमेशा कहता हूं ना कि कुछ सवाल तो सीधे आएंगे नोट्स में से, कुछ थोड़े दिमाग लगाने वाले भी आएंगे, एक आधा कोई छोड़ने वाला भी आएगा। वो तो लगेगा आपको आउट ऑफ सिलेबस ही है, उसको छोड़ दो। तो ये तो हो गए सीधे वाले सवाल। अब बता रहा हूं आपको जो घुमा के दिमाग लगाने वाला सवाल है। सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन गति का प्रथम समीकरण है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सीधा सवाल नहीं है। आपसे पूछेगा कि u बराबर v माइनस ए टी। बी ऑप्शन होगा u बराबर v प्लस ए टी। सी ऑप्शन होगा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और डी ऑप्शन होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ गति का कौन सा पहला समीकरण है। ये सीधा सवाल नहीं है। सर मैं भी बहुत डिप्रेशन में हूं पंकज। देखो भाई, अगर आप तैयारी के दौरान डिप्रेशन में हैं तो इसका सिर्फ एक कारण है कि आपने कुछ समय पहले अपना समय जहां दिया था, जहां देना चाहिए था, वहां आपने नहीं दिया।
सिर्फ डिप्रेशन का ये कारण है। बाकी देखिए, मैं मानता हूं कि आपके साथ स्थितियां बहुत बेकार हो सकती हैं, परंतु मैं आपको ना ऐसे लोग दिखाऊंगा कि जिनकी स्थितियां आपसे भी बहुत बेकार हैं, लेकिन वो आपसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो डिप्रेशन जो चीज़ें हैं ना, ये सब टाइम के साथ हैं। आप डिप्रेशन में हैं, कोई कारण होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके चक्कर में मत आओ, उसके जाल में मत उलझो। कोशिश करो कि इस स्थिति से मुझे खुद को, अपनी फैमिली को, मेरे ऊपर जो लोग निर्भर हैं उनको जल्द ही मुझे इस स्थिति से निकालना है। बहुत बढ़िया। तो ए और बी में बड़े सारे लोग कंफ्यूज हैं, जबकि देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है भाई? फर्स्ट होती है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो डायरेक्ट तो कोई सी भी नहीं है भाई, यहां v होना चाहिए, यहां u होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा है। इन्होंने पहले u दे दिया, बाद में v दे दिया, तो ये तो गलत है। ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। अब सोचिए, क्या ये सही है? आओ देख लेते हैं एक बार। ये क्या कह रहा है कि भाई a और t ना v के साथ होने चाहिए, ऐसे तो कह रहा है। a और t u के साथ ना होके v के साथ होने चाहिए, तो कैसे हो सकते हैं? तो क्या होगा कि a और t को जब आप बराबर के निशान से इधर भेजोगे तो आपको पता होता है, इसे कहते हैं पक्षांतर का नियम मैथ्स में। जब किसी चीज को प्लस की को बराबर के निशान से इधर भेजते हो तो वो पूरी माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि u बराबर v माइनस ए टी, u बराबर v माइनस ए टी। तो हल्का सा बस इसको घुमा के लिखा है, बाकी बात एग्जैक्टली वही है। तो भैया करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए है। तो कुछ चीजें पेपर में हमेशा ऐसी आएंगी, हर एक पेपर में आएंगी, जो आपको लगेगी ओह ये तो यार कुछ और आगे पढ़ा है, कुछ और हो, मास्टर को दो एक उल्टी सीधी बात भी सोचोगे। लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि एज इट इज सब कुछ 100 के 100 सवाल बिल्कुल क्लास के आ जाए। हल्का हल्का सा दिमाग तो कुछ सवाल मांगेंगे। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बाकी ये मैथ्स का काम है वैसे आपका, और मैंने तो आपको बिल्कुल बेसिक से फिर भी बता दिया है। ठीक है, अच्छा इससे एक सवाल और बनता है। क्या बनता है? सुनो, जैसे वो बोलेगा तुमसे कि बताओ, इसमें बताओ कि गति का पहला समीकरण, सवाल आएगा गति का प्रथम समीकरण, गति का पहला समीकरण वेग व खाली स्थान के बीच संबंध देता है, के बीच संबंध देता है। इंग्लिश में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन, गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड खाली स्थान। ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। ए ऑप्शन है समय, यानी कि टाइम। बी ऑप्शन है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। सी ऑप्शन है वेग, यानी कि वेलोसिटी। और डी ऑप्शन है आपका विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा इसका आंसर कैसे करोगे भाई? ये बात तो हमने कहीं नहीं पढ़ी। लो मैं लिख देता हूं, v बराबर u प्लस ए टी। ये रहा गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। बताओ इसमें कहां पता लग रहा है कौन किसके बीच में संबंध दे रहा है? भाई इसमें तो वेग के साथ साथ त्वरण भी है, समय भी है, वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। लेकिन सुनो, इसका आंसर आपको कैसे करना है, मत करो गलत बताओगे। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर कैसे करना है। इसी का नहीं, मैं तीनों इक्वेशन के लिए बता रहा हूं। तीनों इक्वेशनों में ये तो किसी के लिए भी आ सकता है, तीनों इक्वेशंस के लिए आ सकता है। तो तीनों इक्वेशनों में आपको क्या करना है कि आपको पहला और लास्ट का पैरामीटर उठाना है। बस हर एक इक्वेशन में पहला और लास्ट का पैरामीटर उठाना है। भाई पहला पैरामीटर क्या है? वेग। इसमें पहला पैरामीटर क्या है? वेग, यानी कि वेलोसिटी, वेग यानी कि वेलोसिटी। और अंत का पैरामीटर क्या है? समय। तो इसमें ज्यादा बगैर ये कहे कि समझ नहीं आया, मतलब मैं तो पूछता हूं इसमें समझने की बात क्या है? कोई गुणा भाग तो करनी नहीं, डेरिवेशन तो करनी नहीं,
बस हमें क्या कहना है कि इसमें वेग और समय के बीच संबंध देता है। गति का पहला समीकरण वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन देता है, तो वेग और समय के बीच में संबंध देता है। आंसर हो गया। देखो एक बच्चा तो अभी से कमेंट करे जा रहा है, मैं देख रहा हूं कि दोबारा बताओ। भाई साहब अभी तो एक बार भी नहीं बताया है भैया, अभी तो एक बार भी नहीं बताया मैंने, तुम ये क्यों कह रहे हो दोबारा बताओ। महाराज भाई साहब थोड़ा सा देख तो लो पहले ढंग से एक बार ध्यान से। अब इसमें शायद कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब त्वरण वाले सब समझ गए होंगे कि हम गलत थे। अच्छा दूसरा समीकरण पूछेगा तो तुम क्या आंसर करोगे? सीधी सी बात है भाई, पहला पैरामीटर उठाएंगे और बाद का। तो देखो इसको विस्थापन भी कहता है, विस्थापन कहता है डिस्प्लेसमेंट। तो गति का दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बीच संबंध देता है। अब तुम्हें इस बात का अफसोस करने की जरूरत नहीं है कि ए को क्यों नहीं ले रहे जी, ए तो बेचारा लियो ही ना। तुम्हें इस बात के बारे में नहीं सोचना है भाई, जिन्होंने ले लिया ये मान लो, और सवाल ऐसे ही आएगा, और सवाल इससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं। कहीं तुम ये सोचो और कुछ आ गया तो। अच्छा आगे पूछेगा कि बताओ भाई ये किसके बीच में संबंध देता है? तो ये देता है वेग यानी कि वेलोसिटी और विस्थापन के बीच में संबंध। ठीक है, ये देता है वेग और विस्थापन के बीच में संबंध, यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में संबंध। तो भाई साहब ये हो गए सवाल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक्स सर्विसमैन हूं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं भाई, टेस्ट 444 टाइम 2। अगर आप वाकई एक्स सर्विसमैन हैं तो सबसे पहले तो आपको मेरा सल्यूट, मेरा नमस्कार, मेरा नमन कि आप तो एक ऐसे भारत माता के शेर जवान रहे हैं कि जो भारत माता की सेवा करके आए हैं, और आपके जज्बे को सलाम कि आप दोबारा से तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक बार अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे। उम्मीद है आपको तो समझ आ ही रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो बस आपको इतना सा ही याद रखना है कि भाई ये इनके बीच में संबंध देते हैं और कहानी खत्म। अब जैसे गति क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ गति का दूसरा समीकरण विस्थापन खाली स्थान के बीच संबंध देता है, तुम कहोगे समय के बीच संबंध देता है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। उम्मीद है बहुत आराम से टक से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहां तक हम मान लेते हैं कि आपका मोशन यानी कि गति वाला चैप्टर पूरी तरह खत्म हो गया है। अब देखो वैसे तो हम अगला चैप्टर शुरू करें, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपका दो टॉपिक हैं जो थोड़ा सा हटके हैं। एक तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मापक यंत्र हैं, और एक है आविष्कारक। तो कल की क्लास में मैं आपको मापक यंत्र करा दूंगा, क्योंकि वो बहुत सारे एक जैसे हो जाएंगे तो हल्का बोरिंग लगता है, इसलिए आविष्कारकों को फिर किसी क्लास में करा दूंगा। दो टॉपिक मुझे कराने रहेंगे, उनको मैं बीच बीच में करवा दूंगा, और साथ ही हम कल बचे हुए समय में लॉज ऑफ मोशन यानी अगले चैप्टर को भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये बेहद आसान बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने बीच में से जो क्लासेस देख रहे हैं भाई, वो बीच में से मत देखिए, वो अपनी क्लासेस को आराम से पीछे से देखिएगा शुरू से एकदम। और जिनको लगातार क्लास लेने के बाद भी हल्का सा कम समझ आ रहा है, तो या तो इसका एक मतलब है कि आप अटेंशन दे के नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप अटेंशन भी दे के पढ़ रहे हैं तो हल्का सा दोबारा पढ़ लो, निश्चित तौर पे समझ में आ जाएंगे। ये कोई बहुत तोप रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक फिजिक्स है, बहुत ही आसान भौतिक विज्ञान है। और भाई नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार मुझे या तो ग्रुप में पूछ लेना या फिर यहाँ पूछ लेना, फिर तो मैं बैठा ही हूँ आपके लिए, है ना। बट एक बार खुद से एफर्ट जरूर डालना। और कल हम चूंकि नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया टॉपिक, तो मैं हमेशा ऐसे टॉपिक उठाता हूँ जो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। इसलिए हम चाहे क्लास 40-45 मिनट की लेंगे हमेशा, लेकिन जहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हम अगला टॉपिक तभी शुरू करेंगे जब उसे ख़त्म करने के लिए हमारे पास हमेशा सफिशिएंट टाइम रहेगा। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे प्यारे से सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल भी रिवीजन करना ना भूलें, अच्छे से बेहतर से सारे विषयों का सोने से पहले रिवीजन जरूर करना है।